नमो सिद्धाणं नमो नमो अध्यायणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंज नमोकारो सव्वपावपणसणो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। मेरा कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, आई एम सॉरी, थोड़ा डिले हो गया। तो मैं इसको स्लाइड शो पे करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो तो नहीं आएगा, वीडियो में कुछ बढ़िया आ रहा प्रॉब्लम है साहब, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो आज का जो टॉक है वो अन्न प्राण के ऊपर है। ये जो टॉक है जो आज मैं दे रहा हूँ, तो उसका उद्गम एक्चुअली जो समणी जी प्रज्ञापना सूत्र पे जो अपना व्याख्यान दे रही है उसके ऊपर है। तो उसके पहले कि मैं इस प्रॉपर सब्जेक्ट पे बात करूं, कुछ बैकग्राउंड देना चाहूंगा। प्राचीन काल में जो स्वाध्याय की प्रैक्टिस थी, तो उसमें आगम हम सब जानते हैं कि ओरली प्रिजर्व किए गए थे, और उसमें ये आवश्यक था कि आगम को ठीक से याद रखें और उनके अर्थ को भी समझें। दोनों चीजें बराबर थी। जैसे कि भगवान महावीर के संग में अगर हम देखें, तो जो दिनचर्या थी मुनियों की, वो ये थी कि 4 पहर स्वाध्याय के, 2 पहर ध्यान, 1 पहर आहारचर्या, 1 पहर शयन। स्वाध्याय को सबसे ज्यादा समय दिया जाता था। अब ये जो याद रखने की परंपरा थी वो धीरे धीरे कम होती गई, ये हम जानते हैं। और दोनों ही बात थी, एक तो उन सूत्रों को याद रखना, दूसरा उसके अर्थ को याद रखना। एक इंसिडेंस भद्रबाहु स्वामी के समय हुई थी, वो लास्ट टाइम समणी जी ने भी इसको रेफर किया था। एक ऐसा समय आया कि पूर्वों का ज्ञान किसी को नहीं रहा एक्सेप्ट भद्रबाहु स्वामी के। तो उस समय आचार्य स्थूलभद्र को उनके पास में भेजा गया कि आप उनसे सीख के आई है। तो भद्रबाहु स्वामी ने जब आचार्य स्थूलभद्र को पूर्वों का ज्ञान किया देना, तब जब उन्होंने 10 पूर्वों का ज्ञान दे दिया और उसका मतलब उसका सूत्र बता दिए, उसका अर्थ भी बता दिया, और उस समय कुछ ऐसा हुआ कि आचार्य स्थूलभद्र ने शेर का रूप धारण करके और अपनी बहन को दिखाना चाहा। तो भद्रबाहु स्वामी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आगे आपको नहीं सिखाऊंगा। तो बहुत अनुनय विनय के बाद में इसको तैयार हुए कि अच्छा, मैं आपको सूत्र तो बता दूंगा लेकिन अर्थ नहीं बताऊंगा। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि दोनों बड़े महत्वपूर्ण थे। एक तो सूत्रों को याद रखना और दूसरा उसके अर्थ को समझना। अब मैं अपने टॉक प्रॉपर में बात करता हूं आपको। तो पहले तो ये समय चक्र देखिए आप। हमारे यहाँ जो टाइम यूनिट्स हैं, तो इस प्रकार उसको बताया गया है कि जो समय से शुरू होता है, जो सबसे छोटा समय है, सबसे छोटा काल है, असंख्यात समय का एक आवलिका मानी गई है। और फिर कुछ एक नंबर आवलिका का बताया है, ये महेंद्र मुनि जी की पुस्तक से लिया गया है। और ये नंबर आवलिका का कहाँ से आया है, ये उसका कैलकुलेशन शायद उस पुस्तक में दिया है, लेकिन मैं उसको यहाँ नहीं दोहरा रहा हूँ। तो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ आवली का एक प्राण होता है, और फिर 7 प्राण एक स्तोक होता है, 7 स्तोक एक लव होता है, और 38.5 लव का एक घड़ी होता है, और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। तो इस चार्ट में जो प्राण करके जो लिखा है यहाँ, उसका क्या अर्थ लगाया जाए, उस पर कंफ्यूजन है।
कई लोग प्राण को श्वास के रूप में ले लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है। समणी जी ने अपने व्याख्यान में 2 बातें कही थी। उन्होंने ब्रीदिंग भी 2 प्रकार की बताई, एक तो इंटरनल ब्रीदिंग और एक एक्सटर्नल ब्रीदिंग। जो आन प्राण है उसको उन्होंने इंटरनल ब्रीदिंग कहा, और जो श्वास निश्वास है उनको उन्होंने एक्सटर्नल ब्रीदिंग कहा। लेकिन आन प्राण एक्चुअली क्या है इसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी उस टाइम पे। लेकिन ये जो चार्ट है, इस चार्ट को देखने से हमको ऐसा लगता है कि जो प्राण को एक टाइम यूनिट के रूप में यूज किया गया है, ये महत्वपूर्ण चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि प्राण एक टाइम यूनिट है। इसका मतलब टाइम यूनिट अगर है तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज तो टाइम यूनिट नहीं हो सकता। अब श्वास की बात अगर हम देखें तो सामान्यतया हम लोग 14 to 17 टाइम्स पर मिनट अपन श्वास लेते हैं। हमारा ब्रीदिंग टाइम जो है तो 14 to 17 टाइम्स पर मिनट हमारा ब्रीदिंग है। तो इसको देखते हुए एक ब्रीथ का टाइम लगभग 4 सेकंड हुआ, और वो जो चार्ट अभी मैंने दिखाया तो उसमें ये देखा गया कि 3773 प्राण जो है वो एक अंतर मुहूर्त में होते हैं। उस चार्ट को आप वापस देख सकते हैं। आप देखिए इसमें जो 48 मिनट में कितने प्राण होंगे, इतना कैलकुलेशन है, 3773 प्राण। तो इससे एक प्राण का समय निकलता है 0.76 सेकेंड्स। तो ये ब्रीदिंग से बहुत कम है, मतलब एक ब्रीथ में करीब 5.25 प्राण हो जाएंगे। तो इसलिए स्पष्ट है कि प्राण और ब्रीदिंग बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब अन्न प्राण और श्वास निश्वास डिफरेंट प्रक्रिया है, क्योंकि टाइमिंग्स दोनों के अलग अलग हैं। अब हम प्रज्ञापना सूत्र पे ही आते हैं। ये मैंने यहाँ कोट किया है प्रज्ञापना सूत्र। तो गाथा 693 में ये बात कही है। तो भगवान से प्रश्न पूछा गया है कि भगवान, नैरिक या जो नारकी के जीव हैं, कितने काल से अंतस्फुरित उच्छ्वास और श्वास तथा बाह्य स्फुरित उच्छ्वास और श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं? तो उत्तर भगवान ने दिया, गौतम, यह सतत निरंतर प्रक्रिया है, दोनों प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। ये नारकी के बारे में कहा गया। तो आगे जो गाथा है वो 697। तो ये भगवान से दूसरा प्रश्न है कि भगवान, पृथ्वी का एक जीव कितने काल से अंतस्फुरित श्वास निश्वास लेते हैं और बाह्य उच्छ्वास निश्वास लेते हैं? तो उत्तम था कि ये विमात्रा अनियत काल से होता है, उनके कोई नियत काल नहीं है। और आगे के सूत्र में उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से मनुष्यों तक श्वास उच्छ्वास के विषय में जानना चाहिए। तो अब हम मनुष्य की बात कर रहे हैं अभी, तो मनुष्य के बारे में भी कहा गया कि दोनों प्रकार के जो श्वास हैं उनकी कोई नियत समय नहीं है, ऐसा ये कहा गया है। अब यह जो असली बात वो है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, अन्न प्राण और श्वास निश्वास में, जिसको एक इंटरनल ब्रीदिंग का है समरी जी ने, और एक को एक्सटर्नल ब्रीदिंग का है। तो मेरा ये विचार है कि अन्न प्राण है वो तेजस शरीर की प्रक्रिया को संबोधित करता है, और श्वास निश्वास वो हमारे औदारिक शरीर की प्रक्रिया को रेफर करता है। तो दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। और वैसे प्रक्रिया दोनों की एक जैसी है, अन्न प्राण और श्वास निश्वास की प्रक्रिया एक जैसी है, इन द सेंस कि हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। इसी प्रकार से प्राण अंदर लेते हैं तेजस शरीर से, और उन प्राणों का कोई उपयोग हो जाता है बाद में उन तेजस वर्ण, सॉरी। तो अन्न प्राण की जो प्रक्रिया है वो तेजस शरीर में हो रही है, और तेजस शरीर में हम तेजस वर्गणाओं को लेते हैं और तेजस वर्गणाओं को कई उपयोग हम करते हैं। तो दोनों समान है प्रक्रिया, लेकिन टाइमिंग्स अलग अलग है दोनों की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो होता क्या है तेजस शरीर में कि तेजस वर्गणा को ग्रहण किया और वो बाद में प्राण में कन्वर्ट होती है। अन्न प्राण मतलब तेजस वर्गणा आया
और उसका आउटपुट तेजस शरीर का प्राण के रूप में है, ये इसका अर्थ निकलता है। और इस अर्थ को अगर हम मान लेते हैं तो एक मिसिंग लिंक हमारे पास में आ जाता है कि नॉर्मली हम हमारे यहाँ जो टेक्स्ट है सारे, उसमें प्राणों का वर्णन है और कहा गया कि 10 प्रकार के प्राण हैं और 10 प्रकार के प्राणों का नाम दिया हुआ है। लेकिन ये अधिकतर जगह नहीं मिलता है कि प्राण होते कैसे, जनरेट कैसे होते हैं, ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन इस प्रज्ञापना सूत्र के इस सूत्र को अगर हम इस प्रकार के इंटरप्रेट करें जैसा मैंने बताया, तो हमको प्राण का सोर्स पता चल जाता है कि तेजस वर्गणा ग्रहण की, उसको प्राण रूप में परिणित किया, का सोर्स पता चल गया। ये एक बहुत बड़ा एक मिसिंग लिंक है जो हमको इस इंटरप्रिटेशन से मिलता है। और जो आउटपुट प्राण है वो तेजस बॉडी से निकलते हैं और 10 प्रकार के प्राण हैं, तो मतलब 10 प्रकार के फंक्शंस वो हमारे औदारिक शरीर में करते हैं। और इन दोनों का रेगुलर पैटर्न नहीं है, जैसा कि अभी उस सूत्र में कहा गया था कि श्वास निश्वास का भी मनुष्य में रेगुलर पैटर्न नहीं है। मतलब यह है कि जल्दी भी ले सकते हैं, धीरे भी ले सकते हैं। और यही बात वहाँ आन प्राण के बारे में कही गई है। लेकिन लगता यह है कि चूंकि प्राण को एक टाइम यूनिट माना है तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन फिर अगर उसमें उसका अर्थ अलग निकलता है तो कह नहीं सकते। लेकिन ये तो डेफिनेट है कि दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। अब अगर आप इसका टाइमिंग देखें आन प्राण का, तो मैंने कहा कि ये 0.76 सेकेंड्स है, न कि 4 सेकेंड है। तो ये जो रेट है ये लगभग आती है 79-80 पर मिनट। और ये नॉर्मली हमारी हार्ट पल्स होती है, जो हमारा हार्ट बीट करता है उसकी जो पल्स है वो लगभग यही है। तो क्या ये जो इंटरनल ब्रीदिंग की बात करते हैं तो क्या वो हार्ट बीट को रेफर करती है, ये प्रश्न है। टाइमिंग्स तो वही है, ऐसा समझा जा सकता है, हो सकता है कि जो हार्ट हमारा अंदर बराबर धड़कता है तो वो शायद इंटरनल ब्रीदिंग माना गया है, शायद। ये टाइमिंग्स ये कहता है, लेकिन इसके बारे में निर्णय करना, मैं अभी निर्णय नहीं दे रहा हूँ, मैं तुलना कर रहा हूँ। अब ये तेजस बॉडी यहाँ दिखाई गई है और किस प्रकार से ये प्राण जनरेट होते हैं ये अपने शास्त्रों में ग्रंथों में मिल जाता है। तो जो विभिन्न प्रकार के जो कर्म है उनसे प्राण बनते हैं। तो सबसे नीचे से चले हैं तो आयुष कर्म का इंटरेक्शन जब तेजस बॉडी से होता है तो आयुष प्राण बनते हैं। ये तेजस बॉडी जो ब्लू कलर में दिखाई गई है, मैंने ऊपर दिखाया कि तेजस वर्गणा का आगमन हो रहा है। आन प्राण जो प्रक्रिया है उसमें तेजस वर्गणा का इनपुट होता है, प्राण का आउटपुट होता है। तो आयुष कर्म जब इंटरेक्ट करती है तेजस बॉडी से तो आयुष प्राण बनते हैं। और जब नाम कर्म इंटरेक्ट करती है तेजस बॉडी से तो 3 प्रकार के प्राण बनते हैं, श्वासोच्छ्वास, शरीर प्राण और वचन बल प्राण। ये 3 प्रकार के प्राण बनते हैं नाम कर्म से। और ज्ञानावरणीय कर्म और अंतराय कर्म के क्षयोपशम से 6 प्रकार के प्राण बनते हैं। एक तो 5 तो इंद्रिय प्राण है और एक मनोबल प्राण है। तो ये 6 प्रकार के प्राण ज्ञानावरणीय कर्म और अंतराय कर्म के क्षयोपशम से बनते हैं। ये जब तेजस शरीर से इंटरेक्ट करती है तो ये 6 प्रकार के प्राण बनते हैं। मतलब ये है कि ज्ञानावरणीय और अंतराय कर्म घाती कर्म माने गए हैं। तो घाती कर्म के इंटरेक्शन से 6 प्राण बनते हैं। अघाती नाम कर्म आयुष कर्म से 4 प्रकार के प्राण बनते हैं। और ये जाकर के हमारे औदारिक शरीर में प्रक्रिया करते हैं। अब क्या प्रक्रिया करते हैं इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। पर्टिकुलरली आज अगर हम समझना चाहें कि क्रिया क्या होती है ग्रॉस बॉडी औदारिक शरीर में, तो नहीं पता। इनके बस यही बताया गया है कि ये काम करते हैं, काम बताया गया है सब प्रकार के प्राणों का, लेकिन उसका मैकेनिज्म कहीं नहीं मिलता है। मैंने एक बार लेक्चर में पिछली बार कहा था, आपको अगर याद हो, तो ये जो प्राण है वो हमारे शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है मोस्ट प्रोबेबली।
तो ये प्राण जो हैं हमारे शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और वो फिर डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस करती हैं, लेकिन इसको और आगे समझने की आवश्यकता है। ये प्राण जो हैं हमारे शरीर में आते हैं और फिर सारे शरीर में जाते कैसे हैं। तो ये पैरेलल प्रक्रिया है, जिस प्रकार की जो मैंने दिखाया है कि हमारे यहाँ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दिखाया हमने राइट में, ये शरीर में कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, ये लेफ्ट में नर्वस सिस्टम दिखाया है, मतलब ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो उसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन प्राण का भी माना गया है, पर्टिकुलरली वैदिक ट्रेडिशन में। मैं थोड़ा सा उसको उल्लेख करना चाहूंगा, वो भी महत्वपूर्ण है समझने के लिए। तो वैदिक ट्रेडिशन में दिखाया गया है कि प्राण का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो वो एक नाड़ी सिस्टम बताया गया है कि नाड़ीज हैं और 3 प्रकार की मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये 3 है। और ये जो ईड़ा नाड़ी है उसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और ये नेगेटिव प्रकृति की मानी गई है, और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं और पॉजिटिव प्रकृति की मानी गई है। और इन 2 नाड़ियों का स्थान ईड़ा और पिंगला का मस्तिष्क माना गया है। ईड़ा लेफ्ट ब्रेन में है और पिंगला राइट ब्रेन में, ऐसा मान्यता है। और सुषुम्ना जो स्पाइनल कॉर्ड पे है, बिल्कुल हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल, और उसको अलोंग चलती है सारी। और ये जो प्राण है ऐसा माना गया है कि सुषुम्ना में भी फ्लो करते हैं, ईड़ा पिंगला में भी करते हैं, सुषुम्ना भी करते हैं। और जब सुषुम्ना में प्राणों का प्रवाह होता है तो उसके रास्ते में कुछ बेंड्स आते हैं और उस बेंड की वजह से चक्र बनते हैं। तो ये जो चक्र बनते हैं, जिसको चक्रों का नाम नॉर्मली बात करते हैं, ये हमारे तेजस शरीर में बनते हैं या प्राण शरीर में बनते हैं, ऐसा कहना चाहिए। तेजस शरीर को हम प्राण शरीर भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राण का उद्गम तेजस शरीर से हो रहा है। और ये जो चक्रास है, ये जो 7 चक्र है जो मैं आगे चित्र में दिखाऊंगा, तो उससे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और 72,000 नाड़ियां मानी गई हैं और उसके माध्यम से सारे शरीर में प्राण का प्रवाह होता है, प्राण का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सुषुम्ना से। तो सुषुम्ना में 7 चक्र हैं, ये चित्र में आप देख सकते हैं। लेफ्ट में 7 चक्र दिखाए हैं, सबसे नीचे मूलाधार है और सबसे ऊपर सहस्रार है, ये 7 चक्र हैं। और मैंने इस चित्र में नाड़ी भी दिखा दी है, बीच में आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, तो वो सुषुम्ना नाड़ी है जो मूलाधार से चल के सहस्रार तक जाती है, ऊपर तक। और लेफ्ट राइट में आप देख रहे हैं ईड़ा पिंगला भी मैंने दिखाया है कि लेफ्ट ब्रेन में ईड़ा है और राइट ब्रेन में पिंगला है। ये स्थिति एक समझने के लिए है। और फिर ये जो चक्र हैं ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये फिर डिफरेंट पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स में प्राण सप्लाई करते हैं, एसोसिएशन दिखाया है। तो जैसे सहस्त्रार है तो उसका कनेक्शन पीनियल ग्लैंड से है, और कुछ शरीर के पार्ट्स हैं जहां ये प्राण सप्लाई करते हैं। इस तरह से आगे चक्र है, पिट्यूटरी से कनेक्शन है, विशुद्धि का थायराइड, पैराथायराइड, अनाहत का थाइमस, मणिपुर का पेनक्रियास, स्वादिष्टान का टेस्ट ओवरीज और मूलाधार का एड्रेनल्स। और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को प्राण सप्लाई करते हैं, ये मान्यता है। अब क्या है कि ये जो प्राण है, जो हमारा जो अभी मैंने सिस्टम दिखाया, उसके अतिरिक्त भी हम अपने शरीर में प्राण को धारण कर सकते हैं। ये प्राणायाम के माध्यम से हम नॉर्मली करते हैं। प्राणायाम का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि उससे हम एडिशनल प्राण अट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो नॉर्मली चक्रों के माध्यम से ही होते हैं। तो वो प्राण हम अगर अपने शरीर में धारण करें तो हम शरीर की वाइटलिटी बढ़ जाती है, उसकी वाइटल पावर बढ़ जाती है। तो ये हमारे शरीर को वाइटलाइज करते हैं और उसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो तरह तरह के जो प्राणायाम हम करते हैं तो उनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं जो मैंने यहाँ दिखाया है, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं चाहें तो जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, उसके क्या लाभ हैं, तो ये हार्ट को लाभ पहुंचाता है, लंग्स, ब्रेन, डिप्रेशन में, माइग्रेन, पैरालिसिस, न्यूरल सिस्टम, इन सब सिस्टम्स को भस्त्रिका प्राणायाम से लाभ मिलता है। कपालभाति से जो लाभ मिलता है, इंक्रीजेस शाइन ऑन द फेस, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन में फायदा करता है, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, सिरोसिस, लिवर, कोलेस्ट्रॉल,
प्रॉब्लम्स, अस्थमा, स्नोरिंग, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा, कपालभाति के फायदे हैं। फिर इसी तरह से बहारिया प्राणायाम का है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का हार्ट को फायदा करता है, बीपी में फायदा करता है, हार्ट ब्लॉकेज को कम करता है, आर्थराइटिस में फायदा करता है, साइनल फ्लूइड रिड्यूस करता है, पैरालिसिस में फायदा करता है, न्यूरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फायदा करता है, माइग्रेन, पेन, अस्थमा, साइनस एलर्जी, दे आर ऑल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। इसी तरह से भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है। तो प्राणायाम के फायदे हैं, चूंकि प्राणायाम से हम एक्स्ट्रा प्राण अपने शरीर में अट्रैक्ट करते हैं। अब ये चक्रा की सी बात है, चक्रा बड़े महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ। तो ये चक्रा अगर आप एक्टिवेट कर दें, उनको एक्साइट कर दें, तो उनको एक्साइट करने से ही एक्चुअली वो प्राण को ड्रॉ करते हैं। एक तो थ्योरी ये है, जो चक्रास है वो एक वोर्टिसेस के रूप में रहते हैं और उनकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो इन चक्रास को हम एक्साइट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अगर वो रोटेट करते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसी फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं बाहर से, जो तेजस वर्गण है, उसको हम अट्रैक्ट करते हैं। तो एक तरह से रेजोनेंस फिनोमिना है जो चक्रों के माध्यम से घटित होता है हमारे शरीर में। लेकिन चक्रों को एक्टिवेट करना का मतलब यह है कि हमेशा चक्र घूमते ही रहेंगे, वो हमेशा। तो ये भावना से, मेडिटेशन से, और जितने भी हमारे जो मेडिटेशन के जितने जो प्रक्रिया हैं, उन सब से हम चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। और जब नॉर्मल स्टेट में जब ये एक्टिवेटेड नहीं है, तो प्राण का फ्लो जो होता है वो मूलाधार से सहस्त्रार को होता है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है प्राण। और इस कंडीशन में ऐसा कहा गया है कि जो हमारी डिजायर्स हैं, जो सेंसुअल अट्रैक्शंस हैं, और दूसरी इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, वो हमारे माइंड को अफेक्ट करती हैं। तो माइंड इनसे इन्फ्लुएंस्ड रहता है, हमारी इच्छाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से, उससे इन्फ्लुएंस रहता है। सामान्यतया जब प्राण का प्रवाह मूलाधार से सहस्त्रार होता है। लेकिन अगर हम इन चक्रों को एक्टिवेट कर दें तपस्या से, जैसे बताया, मेडिटेशन से या प्राणायाम से भी हो जाते हैं, तब ये प्राण का फ्लो जो है वो उल्टा हो जाता है। फिर प्राण बहता है सहस्त्रार से मूलाधार। जब ये कंडीशन होती है, तब हमारा माइंड जो है वो हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करता है, हमारी वासनाओं को कंट्रोल करता है, कामनाओं को कंट्रोल करता है, लेशिया अच्छी हो जाती है। तो ये तपस्या, मेडिटेशन से ये एडवांटेज है, और प्राण में ये डिफरेंस आता है, ये मैंने दिखाया। और ये जो चक्रास हैं, एक्चुअली वो वहाँ कंसंट्रेशन, उसका कॉन्शियसनेस का भी कंसंट्रेशन रहता है, आत्म प्रदेशों का भी वहाँ कंसंट्रेशन रहता है। और जब अवधि ज्ञान वगैरह की जो प्रक्रिया होती है, तो अवधि ज्ञान कई बार हमारे इन स्थान है चक्रों के, वहां से होता है, और किसी एक डायरेक्शन होता है। अवधि ज्ञान किसी एक डायरेक्शन होता है नॉर्मली, जो कम होता है तब, और फिर डायरेक्शन बढ़ती जाती है, ज्यादा डायरेक्शन में हम ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य इतना यहाँ इतना ही चक्र है वो अवधि ज्ञान के भी माध्यम बनते हैं। आन प्राण और ब्रीदिंग में, दोनों में रिलेशन तो है, क्योंकि अगर ब्रीदिंग नहीं है तो प्राण भी नहीं होंगे ऑब्वियसली। अगर ब्रीदिंग नहीं है तो प्राण हो नहीं सकते। ब्रीदिंग नहीं हो सकती बिना प्राण के, सॉरी मैं उल्टा कह रहा हूँ, क्योंकि प्राण से ही शरीर चलता है, और शरीर चलेगा तभी ब्रीदिंग होगी। तो दोनों प्रक्रिया चलती है साथ साथ में। और तेजस वर्गणा जो होती है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो श्वास तो ले ही रहे हैं, ऑक्सीजन एयर तो हम ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में प्राण भी अट्रैक्ट करते हैं, और वो हो सकता है हार्ट बीट से हो, जैसा मैंने पहले कहा था, लेकिन ये बहुत सर्टेन नहीं है। एक दूसरी बात और ये देखने को मिलती है कि जो तेजस वर्गणा है वो सन से आती है। प्राण जो है, जो सन जो है वो प्राण का सोर्स माना गया है। तो तेजस वर्गणा सन से आती है। तो दिन में तेजस वर्गणा का इंटेक ज्यादा होगा, रात में कम होगा। मतलब यह है कि दिन में हमारे प्राण ज्यादा एक्टिव रहेंगे या ज्यादा प्राण रहेंगे, और रात में कम हो जाएंगे। और ये बात अपने यहाँ लिखी गई है कि जो प्राण है
वो पाचन क्रिया में सहायक होता है, डाइजेशन ऑफ फूड में। तो इसीलिए दिन में अगर हम भोजन करते हैं तो प्राण की चूंकि बहुलता रहती है तो भोजन करने में आसान नहीं रहती है, भोजन जल्दी हजम होता है। और इसी कारण से हम दिन में भोजन करने की प्रैक्टिस बनी है अपने यहाँ, और रात में भोजन हम नहीं करते हैं। और ये साइंटिफिक रिसर्च भी इस बात को वेरीफाई करती है कि दिन में भोजन करना अच्छा है हेल्थ के लिए भी। एक बात और अपने यहाँ मिलती है देखने को कि जहाँ मन जाता है वहाँ प्राण जाता है, पवन। जहाँ पवन जाता है मन जाता है, वहाँ पवन जाता है, और जहाँ पवन जाता है मन जाता है। दोनों कनेक्टेड है, मतलब जो माइंड हमारा मन है और प्राण आपस में कनेक्टेड है। वहाँ प्राण जाएंगे और जहाँ प्राण जाएगा वहाँ मन जाएगा, ऐसा होता है। तो इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि हम माइंड के थ्रू प्राण को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हीलिंग टेक्निक में कहा होता है, प्राण के द्वारा हीलिंग होती है। आगे हम और इसमें बात करेंगे। और ये भी बात है कि ये बताता है कि प्राणायाम के द्वारा हम माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हैं, चूंकि दोनों कनेक्टेड है। आचार्य सुखचंद्र ज्ञानारायण ग्रंथ में लिखते हैं कि प्राणायाम जो है, प्राणायाम वो हमारे माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इसलिए दिस आल्सो हेल्प्स इन रिडक्शन इन डिजायर्स, कंट्रोल ओवर सेंसेस, रिडक्शन इन पेशेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन बढ़ जाता है, इनर विजडम प्रकट होती है। जो प्राणायाम के ये सब फायदे बताए गए। लेकिन जो प्राणायाम है उससे रिद्धि भी कई लोगों में प्रकट होती है, सब में नहीं होती लेकिन कुछ में होती है। और अगर रिद्धि प्रकट होती है तो कई बार वो फिर रिद्धि में ही आत्मा उलझ जाती है, और जो अल्टीमेट एम है लिबरेशन का वो पीछे रह जाता है। इसलिए प्राणायाम, आचार्य सुखचंद्र ने लिखा भी है कि भाई प्राणायाम इसलिए नहीं करो तो अच्छा है। वो कह रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है आप में रिद्धि प्रकट हो और आप लिबरेशन का एम आपका पीछे छूट जाए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि फायदे बहुत है लेकिन नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आचार्य हेमचंद्र ने भी जो योग ग्रंथ जो लिखे हैं उसमें वो प्राणायाम को रिकमेंड करते हैं। वो कहते हैं फायदे है इसके। अब थोड़ा सा हम तेजोलेशिया पे बात करेंगे। तो तेजोलेशिया क्या है? तेजोलेशिया इज स्टेट ऑफ तेजस। तेजस बॉडी की ही, तेजस शरीर की एक अवस्था है तेजोलेशिया, और ये तब से प्रकट होती है, तपस्या से हमारे तेजस बॉडी जो है तेजसलेशिया का, तेजोलेशिया का रूप ले सकती है। और भी तरीके हैं। इट कैन बी डेवलप्ड बाय संयम, ध्यान, वैराग्य, भक्ति, उपासना, तप। ये सब मेथड हैं जिससे तेजोलेशिया को प्राप्त किया जा सकता है। तेजोलेशिया देयर आर टू टाइप्स, शीत और उष्ण, दो प्रकार की हैं। जो शीत तेजोलेशिया है वो क्रिएटिव एक्टिविटीज में काम आती है, हीलिंग एक्सेट्रा। प्राणिक हीलिंग की बात बहुत करते हैं, तो प्राण के माध्यम से हीलिंग हो सकता है, जैसे क्राइस्ट करते थे, हीलिंग करते थे सबकी। तो प्राण का ही प्रयोग है। और भी हम लोग भी कर सकते हैं अगर थोड़ी सी इसमें सिद्धि हो जाए तो। लेकिन ये उसमें शीतलेशिया काम आती है हीलिंग में। और ये कहते हैं कि ये वाइट होती है और हमारे राइट शोल्डर से निकलती है, ये शीत तेजोलेशिया। और दूसरी है उष्ण तेजोलेशिया, जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में काम आती है, जैसे आग लगा देना या नष्ट कर देना। और ये इसका कलर लाल होता है और ये हमारे लेफ्ट शोल्डर से निकलती है, ऐसा आपने यहाँ बताया गया। और जब भी तेजोलेशिया बाहर निकलती है तो यह समुद्घात की प्रक्रिया है एक्चुअली। ये तेजस समुद्घात जिसको बोलते हैं, ये तेजस समुद्घात की प्रक्रिया है कि तेजोलेशिया हमारे शरीर से बाहर निकलती है। और अगर बाहर निकलती है तो वापस लौट के आ जाती है, ये वापस रिटर्न बैक टू बॉडी। जब इसका मिशन हो गया तो वापस तेजोलेशिया अपने शरीर में वापस आ जाएगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कचरा साहब,
हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। जी सर। डिस्कनेक्ट हो गया था। स्क्रीन शेयरिंग कीजिए सर। वापस करना पड़ेगा? जी। अच्छा, वो हट गया। हाँ जी। सॉरी। नहीं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है। ठीक है, फिर आप स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है। जी। आई डोंट नो, मैं पता नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा फिर। वापस आप स्क्रीन शेयर करिए और जो स्लाइड पे थे आप वही जाना पड़ेगा। हाँ, अब स्क्रीन आ रहा? नहीं, देख नहीं पा आ रहे रहा हैं? है। नहीं आ रहा है। ओ, मैं स्क्रीन शेयर कैसे करूं? ऊपर ऑप्शन है शेयर स्क्रीन का। नीचे नीचे आप टास्क बार में जाएंगे, वहां पे आएगा। नहीं, वहाँ आ नहीं रहा ना ये, वो अब ये क्रशर को थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स लिखा है, उसी के साइड में चैट है और उसी के साइड में शेयर स्क्रीन है। वो आ ही नहीं रहा ना, वो स्क्रीन बार ही, वो टास्क बार ही नहीं आ रही है मेरे कंप्यूटर पे। ये फुल स्क्रीन से आप निकल जाइए, उसमें ऑप्शन होता है ना ऊपर फुल स्क्रीन, उसको निकल के एग्जिट कर दीजिए उसमें से। हेलो। That may not be issue. He is very proficient. Sir, you can talk without slide. I think may not have many more slide, I guess. नहीं, मैं 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ। जी, wonderful. ओ अच्छा, वो ही हट गया। जस्ट अ मिनट भाई, 1 मिनट लगेगा मुझे। सर, आपको लीव होना पड़ेगा फिर से, मतलब दोबारा ज्वाइन करिए तो ये हो जाएगा। कचारा साहब, हाँ, अब दोबारा ज्वाइन करिए, लीव हो जाइए और दोबारा ज्वाइन करिए, हो जाएगा। ओके जी। ओ, तो आवाज कैसे आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही है। नहीं, ये तो गड़बड़ कर रहा ना ये। हाँ, तो आपको लीव लीव होना होने की पड़ेगा। जरूरत नहीं है। ऊपर आप स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए और वापस नीचे आके शेयर अच्छा, आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा? नहीं आएगा वो, ऐसे आपको लीव होना पड़ेगा तो ही आएगा और उनको कोर्स दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं ऐसा ही बोल देता हूँ आपको, ज्यादा नहीं है स्लाइड्स। हाँ, ये ठीक है सर। मोबाइल से ज्वाइन हो बोलिए जाइए सर। सर। हाँ, जो मैं तेजोलेशा की बात कर रहा था आपसे, जी। तो भगवान महावीर से पूछा गोशालक ने कि तेजोलेशिया कैसे डेवलप की जा सकती है। तो भगवान महावीर ने कहा कि भाई ऐसा है कि बेले बेले पारना करना है
और पाड़ने पे केवल एक मुट्ठी उड़द या मूंग लेना है और केवल एक चूलक एक 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 चूल पानी लेना है पाड़ने के दिन। और आपको धूप में खड़े रहना है दोनों हाथ ऊपर करके। और ये अगर आप 6 महीने तक करते हैं तो तेजोलेशा डेवलप हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला भगवान महावीर ने बता दिया था उसको, किस प्रकार से तेजोलेशा डेवलप कर सकते हैं। अब तेजोलेशा का कई उदाहरण मिलते हैं, भगवान महावीर के जीवन में भी मिलते हैं। एक बार घोषालक के ऊपर ही किसी दूसरे योगी ने तेजोलेशा का प्रयोग किया था। तो भगवान महावीर ने उस तेजोलेशा को शीत तेजोलेशा से न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको शांत कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो शीत तेजोलेशा है और जो उष्ण तेजोलेशा है वो दोनों अलग अलग प्रकार की हैं। उष्ण तेजोलेशा पॉजिटिव है और शीत तेजोलेशा नेगेटिव है। और इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये प्रयोग भगवान महावीर ने किया था। और दूसरा यह है कि जो तेजोलेशा के जो बड़े स्पिरिचुअल एडवांटेज है, आध्यात्मिक फायदे बहुत हैं। तेजोलेशा का प्रयोग ना भी करें लेकिन फिर भी अगर तपस्या और जो मैंने आपको साधना बताई उससे अगर तेजोलेशा प्रकट हम डेवलप कर लेते हैं शरीर में, तो ये एक आध्यात्मिक प्रोग्रेस है, उन्नति प्रगति है ये हमारे जीवन में। तो इससे बहुत फायदे होते हैं। इससे आदमी जो है, व्यक्ति जो है वो समाधि की तरफ बढ़ता है। और लेकिन तेजोलेशा भी एक रिद्धि मानी गई है। और जैसा कि मैंने बताया कि रिद्धि को नॉर्मली कई बार डिस्करेज किया आचार्यों ने कि ये अच्छी बात नहीं है। लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको एक कंपैरिजन देना चाहूँगा। चार्ट आप नहीं देख पाएंगे लेकिन मैंने कार्बन बॉडी और तेजस बॉडी को कंपेयर किया है कि दोनों में किस प्रकार का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो जो कार्बन शरीर है वो हम जानते हैं कि हमारे जब तक कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आत्मा के साथ लगा रहता है। इसी प्रकार तेजस शरीर भी लगा रहता है, हम जानते हैं। कार्बन शरीर चतुष्पर्शी वर्गणा से बना है और इसी प्रकार तेजस शरीर भी चतुष्पर्शी वर्गणा से ही बना है। कर्म में विभाजन हो जाते हैं, 8 प्रकार के कर्म है, फिर उसके उत्तर प्रकृतियां हैं। लेकिन तेजस शरीर में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता, वो एक जैसा ही रहता है। और कर्म का ये रूल है कि वो हमारे एक निश्चित समय तक हमारे आत्मा के साथ में रहता है और फिर उसका उदय होता है। तो तेजस वर्गणा के साथ में ऐसा कुछ रूल नहीं है। जो ही तेजस वर्गणा हम इनहेल करते हैं तो प्राण की उत्पत्ति हो जाती है। और कार्बन वर्गणा का क्या है, जब क्षय होता है तो कार्बन वर्गणा, जब कर्मों का क्षय होता है तो कार्बन वर्गणा वापस एटमॉस्फेयर को सराउंडिंग में चली जाती है। लेकिन तेजस वर्गणा में ऐसा नहीं होता। तेजस वर्गणा हम लेते हैं अंदर और फिर वो प्राण के रूप में काम आती है, वो बाहर उसको निष्कासन नहीं होता। कार्बन वर्गणा हम हमारे शरीर में चारों तरफ से हम ड्रॉ करते हैं, चारों सभी दिशाओं से कार्बन वर्गणा हमारे शरीर में आती हैं और कर्म बंद होता है। तेजस शरीर के बारे में पता नहीं है, शायद ये एक दिशा से आती है या सभी दिशा से आती है, पता नहीं, कह नहीं सकते। कर्म का जो इफेक्ट है हमारे आत्मा के ऊपर वो नेगेटिव माना गया है, क्योंकि ये आत्मा की शक्तियों को लिमिट कर देती है, उनका घात करती है, उनको उनका प्रकटीकरण नहीं हो पाता है। तो एक नेगेटिव इफेक्ट है कर्म का। लेकिन तेजस वर्गणा का ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राण तो एक पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, वो हमारे शरीर को चला रहे हैं, जो हमारा औदारिक शरीर को प्राण चला रहा है। तो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है प्राण का। तो ये दोनों में फर्क है। कार्बन वर्गणा नेगेटिव रूप में काम करती है, प्राण एक तरह से पॉजिटिव रूप में काम करते हैं। और
ऐसा है कि हमारे कर्म किसी दूसरे आत्मा के ऊपर अफेक्ट नहीं डाल सकते या दूसरे प्राणी के ऊपर अफेक्ट नहीं डाल सकते, लेकिन प्राण के बारे में ऐसा नहीं है। प्राण को हम यूज करते हैं, जैसा कि बताया, तेजस जो हीलिंग के लिए भी यूज करते हैं, और जो वरदान और श्राप देते हैं मुनि लोग या ऋषि लोग, तो वो भी प्राण के माध्यम से ही काम करता है। तो प्राण से ही हम लोगों को वरदान दे सकते हैं, उनका हीलिंग कर सकते हैं या श्राप दे सकते हैं। और लास्ट में समुद्गात की बात कही है कि 7 प्रकार के समुद्गात हम मानते हैं। वेदना समुद्गात, कषाय समुद्गात, मरणांतिक समुद्गात, वेक्रिय समुद्गात, तेजस समुद्गात, आहारक समुद्गात और केवली समुद्गात। इन 7 प्रकार के समुद्गात हैं, उनमें से 6 प्रकार में हमारे जो कार्बन बॉडी है वो आत्मा के साथ में एक्सपांड करती है। तो आत्मा चूंकि एक्सपांड करती है 6 प्रकार के समुद्गात में, तो उसके साथ में कार्बन शरीर भी एक्सपांड करता है, लेकिन तेजस शरीर नहीं करता है इसका एक्सपांड। तेजस शरीर अपनी जगह में ही रहता है। और जो तेजस समुद्गात है, जिसमें आत्म प्रदेश बाहर नहीं जाते हैं, केवल तेजस शरीर बाहर जाता है। दोनों में अंतर है। तेजस समुद्गात में आत्मा बाहर नहीं जाती, आत्म प्रदेश बाहर नहीं जाते हैं, केवल तेजस शरीर जो एक्सटेंड करता है और जहां हम टारगेट करते हैं वहां तक जाता है और वापस चले आता है। तो ये थोड़ा सा अंतर कंपैरिजन मैंने किया है कि कर्म शरीर और तेजस शरीर में क्या अंतर और समानता है। तो यही मैं बात अपनी समाप्त करता हूँ। और मैं अब आप चाहो तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ वापस डिस्कशन के लिए। नहीं, आप जुड़े रहिए साहब, जो भी प्रश्न होंगे वो ठीक है। आपसे पूछते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो ये हाथ रेज किया हुआ है एलसी जैन साहब ने। जी हाँ, बताइए। एलसी जैन साहब कुछ बोलने वाले हैं क्या? हेलो, आवाज आ रही क्या? जी जी, आ रही है।